अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एसएसटी जनरल के एग्ज़ाम में आज 2021 का पेपर जो है वो हम डिस्कस करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने नोट्स बना लेने हैं, जल्दी से उठें, शाबाश, पहले नोट्स बनाना शुरू करें। जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं उन्हें लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगी। इसमें इस्लामियात का जो पोर्शन है उसमें पहला सवाल था, लफ्ज़ अल्लाह के क्या मायने हैं। तो अल्लाह का मतलब है माबूद, जिसका मतलब है डिविनिटी। अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है डिवाइन, ठीक है। इसके अलावा वर्शिप्ड यानी इबादत किया गया हो, जैसे सबसे ज़्यादा वर्शिप्ड, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन हो तो उसको आप फिर कर सकते हैं। इसका एक और भी मतलब है बिलव्ड, मोहब्बत जिससे की जाए, ठीक है। तो अल्लाह का जो लफ्ज़ी मायने है वो उर्दू में उसका मतलब है माबूद, और अंग्रेज़ी में अगर इस तरह से आ जाए लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड अल्लाह, तो उसमें से ये ऑप्शंस हो सकते हैं बिलव्ड, डिविनिटी, वर्शिप, ये सारे करेक्ट होंगे। मुनकिर से क्या मुराद है? मुनकिर से मुराद है यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनमें से सी है बुराई, यानी मुकर जाना, द वन हु रिजेक्ट्स, जो डिनाई करता है, जो मानता ही नहीं है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मुनकिर। एहतसाम उर्दू का जो है ये सेगा, ये किसका सेगा है? इसमें से करेक्ट ऑप्शन है मस्तर का, ठीक है। सूरह मोमिनून की दूसरी आयत में जो सिफ्त बयान की गई है वो क्या है? तो दूसरी आयत में सूरह मोमिनून की ये जिक्र किया गया है कि नमाज को खुशू व खुजू से अदा करें। ऑप्शन डी वॉज दी करेक्ट। ला ततगु से क्या मुराद है? इसका मतलब है सरकशी ना करना। पाकिस्तान स्टडीज़ में जो सवाल थे वो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ की एक पूरी सीरीज़ है जिसमें पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस और इसके अलावा सीएसएस, पीएमएस, काफ़ी सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन का मटेरियल भी है। इसके अलावा जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हैं। तो आप ये देखेंगे जब ये इस पूरे पेपर को, तो आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान स्टडीज़ के तकरीबन ये सारे सवालात हम लोग अपनी उस सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने पाकिस्तान स्टडीज़ की तैयारी करनी है तो वो प्लेलिस्ट ओपन करें और जो पास्ट पेपर्स में से सवाल आए हुए हैं वो देखें। मोर और लेस हर पेपर में सेम तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो हमने तकरीबन सारे ही जो इस पेपर में आए हुए हैं ये सब डिस्कस किए हुए हैं। तो इसमें पहला सवाल है पाकिस्तान स्टडीज़ के पोर्शन में, ड्यूरिंग दी वाइस रॉयल्टी ऑफ द लॉर्ड कर्जन डैश वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि बंगाल को डिवाइड किया गया था 1905 में। उस टाइम पर लॉर्ड कर्जन जो हैं वो वाइस रॉय थे। 1905 में इसको डिवाइड किया गया था और उसके बाद 1911 में इसको यूनाइट कर दिया गया था, ठीक है। 1911 में सवाल इस तरह से पेपर में आता है कि एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, ठीक है। 1905 में पार्टीशन हुई थी बंगाल की और 1911 में एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसको लिख लें अपने पास नोट्स में। फिर उसके बाद अगला सवाल है, कायदे आज़म ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913 एट द परसुएशन ऑफ। तो आपको पता है कि 1913 में कायदे आज़म जो है वो मुस्लिम लीग उन्होंने ज्वाइन की थी। किसके कहने पे की थी? मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कहने पे की थी। और इस टाइम पर कायदे आज़म इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे। और 1913 के बाद आपको पता है 1916 में एक फ़ेमस जो है पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट के नाम से, जो कि कायदे आज़म की एफ़र्ट्स की वजह से हुआ था। और इस मौके पर कायदे आज़म ने मुस्लिम्स और हिंदूज़ के दरमियान में काफ़ी एक यूनिटी पैदा करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा गया था, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और ये किसने कहा था? और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक लीडर थी सरोजिनी, यहाँ पे इसको बल्कि मैं रिमूव कर देती हूँ। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा था सरोजिनी नायडू ने, ठीक है। 1916 के अंदर ये हुआ था, समझ आ गई? अच्छा, अब इसके अलावा आप 1913 से ऑनवर्ड्स 7 ईयर्स तक मुसलसल 1920 तक ऑलमोस्ट आप दोनों
पार्टीज़ के मेंबर रहे थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी और इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। इसमें से एक चीज़ ये कि 1913 के अंदर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने के लिए किसने कहा था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था। उससे पहले आप किस पार्टी के मेंबर थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। फिर 1913 से लेके 1920 तक आप इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के मेंबर रहे। फिर उसके बाद हमने एक चीज़ डिस्कस की कि 1916 में कायदे आज़म की एफ़र्ट से क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट जो है इसके लिए आपको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो है वो खिताब मिला था और किसने दिया था? सरोजनी नायडू ने। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली। ठीक है, ये अपने नोट्स में लिख लें। The period from 1947 to 1953 is regarded as dash in the Pakistan foreign policy. डिफरेंट नेम्स पर इसको कैटेगराइज किया गया है पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को डिफरेंट इरास के हिसाब से। जो सबसे पहले वाला है इसको 1947 से 1953 वाले को हम कहते हैं कि ये इरा ऑफ नॉन अलाइनमेंट था, जिसमें पाकिस्तान ने किसी भी बड़े ग्रुप का इंतखाब नहीं किया और किसी की जो आप कह लेंगे सादा अल्फाज में पार्टीबाजी नहीं की। नॉन अलाइनमेंट का पीरियड था ये। फिर उसके बाद है दी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन 2001 वाज कॉल्ड, क्या कहलाया था? डेवोल्यूशन ऑफ पावर। और ये किसने दिया था? ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान ये परवेज़ मुशर्रफ ने दिया था और ये 3 टियर प्रोग्राम था जो कि बेसिकली एक इस तरह का गवर्नेंस स्ट्रक्चर था कि यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में डिवाइड किया गया था पावर को। ठीक है, यूनियन काउंसिल लोअरेस्ट जो है वो टियर था, सेकंड नंबर पे तहसील काउंसिल और अपर जो था वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आता था। ठीक है, गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए और पब्लिक सर्विस को डिलीवर करने के लिए ये प्लान जो है वो परवेज़ मुशर्रफ की एक कोशिश थी और इसको हम कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान 2001। ठीक है, पाकिस्तान बिकेम अ रिपब्लिक ऑन, पाकिस्तान रिपब्लिक कब बना? 23 मार्च 1956 को। 23 मार्च 1956 को हुआ क्या था? पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान उस वक्त 23 मार्च 1956 को जो है एक रिपब्लिक बना था। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये चीज़ याद रखनी है कि कितने सवाल ये भी आ जाता है कि कितने साल के बाद पाकिस्तान जो है बनने के कितने साल के बाद रिपब्लिक बना? 9 ईयर्स के बाद। ये सवाल इस तरह से भी आ जाता है कि पाकिस्तान जो है इसने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन कितने सालों के बाद जो है वो बनाया था? 9 साल के बाद। 1947 से काउंट करें 1956 तक 9 ईयर्स बनते हैं। ठीक है, सो पाकिस्तान रिपब्लिक बना था 23 मार्च को 1956 में, क्योंकि इसने 1956 23 मार्च को अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। The first constitution of Pakistan was enforced in 1956. तरबेला डैम is built on Indus River के ऊपर। पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम इज़ राइस, चावल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। K2 इज़ लोकेटेड इन कराक्रम रेंज में है K2। ठीक है, के से याद रखेंगे K2। द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, जो है वो सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान जो है वो लार्जेस्ट है और बाय पॉपुलेशन कौन सा है? पंजाब। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और एरिया के हिसाब से बलूचिस्तान। सिमिलर डेपुटेशन ऑफ 1906 वाज लेड बाय, ये आपको पता है कि इसको आगा खान 3 ने जो है लीड किया था। 35 इसमें मुस्लिम मेंबर्स जो है लॉर्ड मिंटो के पास गए थे अपनी डिमांड्स लेके और उस टाइम पर लॉर्ड मिंटो जो है वो वाइसरॉय थे। इनके विसर्जल लॉज में जो है 35 मुस्लिम मेंबर्स गए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान 3, जिसको हम शिमला डेपुटेशन कहते हैं। और इसके नतीजे में 1909 में आपको पता है कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आई थी। ठीक है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909। अच्छा, पाकिस्तान नेशनल लैंग्वेज की आपको पता है उर्दू है। द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन 1960 में साइन हुई थी, ये भी आपको पता होगा। विच माउंटेन पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना, कौन सा पास जो है माउंटेन पास पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है? खंजराब पास। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये बहुत सादा सवाल हैं जो हम लोग 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं।
जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। विच बैक्टीरियम अटैक्स द इंटेस्टाइन एंड रिलीज अ टॉक्सिन दैट कॉजेज इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ वाटर इन द इंटेस्टाइन। तो इस जो बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो क्लोरा है। फिर उसके बाद है हु इज़ द मुस्लिम साइंटिस्ट हु यूज्ड ओपियम फॉर एनेस्थीसिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली दफ़ा एनेस्थीसिया के लिए ओपियम को यूज़ किया था मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो इसमें से बर्निंग, रस्टिंग, फर्मेंटेशन, ये तीनों जो हैं ये केमिकल चेंजेस की एग्जांपल हैं। तो चेंज ऑफ स्टेट्स ये कोई टर्म जो है वो केमिकल टर्म नहीं है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। डेमोग्राफर्स कैलकुलेट द बर्थ रेट बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स इन अ ईयर बाय द टोटल पॉपुलेशन, और फिर उसके बाद वो उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं 1000 से। हु इस्टेब्लिश्ड ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडी सेंटर, GCISC के नाम से जो है वो एक इंस्टीट्यूट है, वो किसने डेवलप किया था? डॉक्टर इशफाक अहमद ख़ान ने। एनी फूड पैक्ड फुल ऑफ कैलोरीज विद लीस्ट न्यूट्रिटिव वैल्यू इज़ नोन एज जंक फूड। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? सॉइल इरोजन होती है। इन ल्यूकीमिया, कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग सेल्स इन बोन मैरो प्रोड्यूसेस एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स पैदा करते हैं। ल्यूकीमिया के अंदर ऐसा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ मेजर एलिमेंट इन कन्फेक्शनरी एंड डिज़र्ट्स। जो मीठी चीज़ें होती हैं, जो मीठी पैकेजिंग में आपको रिसीव होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हाई कंटेंट किसका होता है? डेफिनेटली शुगर का होता है। मच ऑफ द बेसिक बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री वॉज डिवेलप्ड इन द पीरियड नॉन एज, आपको पता है एज ऑफ एनलाइटनमेंट का जो दौर है उसमें सबसे ज़्यादा साइंस और बायोलॉजी के ऊपर काम हुआ है। ठीक है, पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑन पास्ट and immediate experiences. This is an assumption and philosophy of कंस्ट्रक्टिविज़म, और ये मिस्टर डेवे की एक पूरी फ़िलासफ़ी है। इसके ऊपर ये आप पढ़ें कि आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसकी बेस के ऊपर आप लर्न भी करते हो और एक्ट भी करते हो। साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन इन स्कूल इज़ कॉल्ड, ये आपको पता है, इसको साइंस ऑफ टीचिंग इज़ कॉल्ड एज पेडागोजी। अच्छा, अब ये जितनी भी टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछी जाती हैं, इसके हवाले से एक मैं कंप्लीट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी जिसके ऊपर हम लोग ये सारे साइंस ऑफ टीचिंग, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ बर्ड, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ कैमल, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ फला, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो आपने लाजमी देखनी है। According to the Bloom's taxonomy of educational objectives, recall is at level of knowledge. Ability to stimulate and direct collaborative learning and collaborative actions is studied in लीडरशिप स्किल्स के अंदर इसको हम पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप स्किल्स। फिर उसके बाद है साइकोमीटर डोमेन हैज़ लेवल्स। इसके कितने लेवल होते हैं? 5 लेवल होते हैं, जिसमें पहला लेवल इमिटेशन है, मैनिपुलेशन है, प्रिसीजन है, आर्टिकुलेशन है, नेचुरलाइजेशन है। इसके अलावा इसको बाद में एक्सपेंड भी किया गया एक थ्योरी में, और उसको हम कहते हैं कि 6 लेवल्स भी हो सकते हैं, जिसमें छठा लेवल जो है वो क्रिएटिविटी का है। सॉफ्टवेयर इंटेंडेड टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ लर्नर इज़ नेम्ड एज असेसमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये मॉनिटर करने के लिए प्रोग्रेस आपकी कितनी लर्निंग हुई है उसको हम असेसमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं। द टाइप ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद द इंटरप्ले बिटवीन ह्यूमन एंड सराउंडिंग, ह्यूमन और उसके सराउंडिंग्स में जो कुछ हो रहा है उसकी जो साइकोलॉजी है, उसकी स्टडी है, वो इन्वायरमेंटल साइंसेस कहलाती हैं। अकॉर्डिंग टू डैश, टीचर शुड अडॉप्ट द रोल ऑफ फैसिलिटेटर, ये डेवे की थ्योरी है। ठीक है, the domain of educational objectives that deals with the feelings and the values is called affective. Science of teaching of children is called pedagogy, pedagogy कहलाती है। अच्छा, अब इसके अंदर इंग्लिश वाला जो पार्ट है, इंग्लिश 65% आता है हमेशा। ठीक है, अब इस पेपर में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आया हुआ है। आई गेस ये 40 से ऑनवर्ड्स कितने पेपर कहाँ तक है, बल्कि इसमें आई गेस 65% ही है। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इस पेपर में भी 65% अंग्रेज़ी का पोर्शन आया हुआ है, और ये आपने चेक कर लेना है कि इसमें आपको स्पेलिंग्स भी पूछेगा, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन भी पूछेगा, इसके अलावा आपकी जो है सिनोनिम्स भी पूछता है एग्ज़ामिनर, आपको एंटोनिम्स भी पूछता है, फिर इसके अलावा आपके रिलेशन
क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, इंग्लिश के। और इसके अलावा आपके टेंसेस भी आते हैं, जिसमें एक्टिव पैसिव होंगे, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, ठीक है, जिसमें सिंपल सेंटेंस, जो टेंसेस आपके 12 टेंस आप पढ़ते हो क्लास 9th में, वो भी होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा आपसे पंक्चुएशन भी पूछ लेता है एग्जामिनर अंग्रेज़ी में, ठीक है, यहाँ पे कौन सा मार्क आना है, यहाँ पे कौन सा आना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख के जानी है। और ये 9th-10th क्लास की, आप किसी भी अंग्रेज़ी की ग्रामर को उठा के देख लें, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी चीज़ आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी। पिक आउट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग्स। तो इसमें प्रोक्लेमेशन ये वाला जो स्पेलिंग्स के साथ है, PROCLAMETION, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। डैश इज़ अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड, लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड, ये प्रोवर्ब है, ये इसी तरह से याद रखनी है। पॉपुलेशन हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन, डेफिनेटली इसका इन्वायरमेंट के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट है। और अभी तो 8.3 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन होगी, और आवाम ने जो इन्वायरमेंट का हाल किया है वो आपके सामने। द फेमिनिन ऑफ बैचलर इज़ बैचलरेट। आइडेंटिफाई द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। इनमें से जो पहला है, ही डिड नॉट प्ले फॉर एन आवर, ये सही आंसर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चेंज इनटू क्वेश्चंस, काउज ईट, सॉरी, चेंज द वॉइस होगा, काउज ईट ग्रास। तो इसका, अच्छा नहीं, इस सेंटेंस को क्वेश्चन में ही चेंज करना है। ये सेंटेंस सिंपल टेंस है, इसको हमने क्वेश्चन में चेंज करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डू काउज ईट ग्रास, ठीक है। द प्लूरल ऑफ टूथ इज़ टीथ, ये बहुत सिंपल है। राइटियस का क्या सिनोनिम है? राइटियस का मतलब होता है पायस, यानी वर्चुअस, मुत्तकी। चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में हमने कन्वर्ट करना है। शी सेड टू अस गुड मॉर्निंग, शी ग्रीटेड अस इज़ द करेक्ट आंसर। वी डू नॉट वेस्ट टाइम, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। टाइम इज़ नॉट वेस्टेड बाय अस। आई एट टू मच, इसका करेक्ट आंसर है आई डिड नॉट ईट टू मच। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज डैश द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। तो आपको पता है ये ग्लोबल वार्मिंग से और क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, प्रॉब्लम एग्रेवेट ही होगा, बढ़ेगा ही, ठीक है। सो इट एग्रेवेट्स द वाटर स्कार्सिटी। इट इज़ सेड दैट वॉर ऑफ 21st सेंचुरी विल बी फॉट फॉर वाटर। ये कहा जाता है कि 21वीं सदी की जो जंगें होंगी वो पानी के लिए होंगी। अभी तक तो ऑयल के लिए हो रही हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट। द सिनोनिम ऑफ ह्यूमिलिटी इज, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है आजिज़ी, हम्बलनेस, ठीक है। तो हम्बलनेस इज़ द करेक्ट आंसर। प्रोवर्ब कंप्लीट करें। ट्रूथ इज़ ऑलवेज डैश, ट्रूथ इज़ ऑलवेज ग्रीन, सॉरी एवर ग्रीन, ये हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। ट्रूथ जो है वो ट्रूथ ही रहता है। कंप्लीट द सेंटेंस। वट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी डैश, जिसको जो है वो क्योर नहीं किया जा सकता, इट मस्ट बी इंड्योर्ड, इसको लॉन्ग सफरिंग, इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, पेपर में कुछ सवाल थे जो कि एक पैसेज दिया हुआ था, 57 से लेके 59 तक जो क्वेश्चंस थे वो उससे रिलेटेड थे, ठीक है। अब वो पैसेज क्या था वो तो मैं नहीं कर पाई, मुझे नहीं मिला, लेकिन उसके जो चंद एक सवाल हैं वो हम देख लेते हैं, वो भी अंग्रेज़ी से रिलेटेड ही हैं। इसमें जो पहला सवाल है वो इससे रिलेटेड था कि पैसेज में कौन सा टेंस सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, तो वो पास्ट इंडेफिनिट था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवर्ब, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो एडवर्ब है, तो अनवाइजली जो है वो इनमें एडवर्ब है। ये चीज़ें सारी आपने देख के जानी है, वर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये बहुत सादा चीज़ें हैं जो बार बार आपका एग्ज़ामिनर पूछता है। और क्योंकि हमने ये बचपन में पढ़ी होती हैं और उसके बाद दोबारा कभी हमने इनको रिवाइज़ ही नहीं किया होता, तो इसीलिए ये आसान से आसान चीज़ें भी हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपने एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को देख लेना है, इनके एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, ये आपको याद रहेंगी। दी अंडरलाइंड सेंटेंस इन द पैराग्राफ, इसमें कोई पैराग्राफ में अंडरलाइन किया हुआ था, ये भी उससे रिलेटेड है, ये हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि पैराग्राफ हमारे पास नहीं है। अ बैड वर्कमैन डैश विद हिज टूल्स, अ बैड वर्कमैन क्वार्रल्स विद हिज टूल, ये प्रॉवर्ब है, इसको ऐसे ही याद रखना होगा कि एक शख्स जो काम सही तरह से नहीं कर सकता वो अपने टूल्स को ही कसूरवार कहलाता है। ख़ुद गलती से अपना हाथ काट लिया और बोला कि छुरी ने गलती की है। सो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स, अ बैड वर्कमैन
quarrels, लड़ना झगड़ना, argue करना with his tools. Use the correct verb in the given sentence. Death dash no calendar. Death keeps no calendar. ठीक है, B is the correct answer. Add gerund. My uncle is afraid of dash by place. तो इसका correct answer है my uncle is afraid of going by. The theme of Ozymandias is, ये poem है जिसका theme है transiency. इसका एक दफ़ा आप इसको गूगल भी कर लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. एड करेक्ट प्रपोजिशन. शी इज़ गुड एट पेंटिंग. ठीक है, गुड के साथ एट पेंटिंग. अच्छा, अब इसमें एनोलॉजी जो रिलेशन क्वेश्चंस मैं आपको कह रही थी कि वो भी पूछे हुए हैं. देखें, फोटोसिंथेसिस इज़ टू ऑक्सीजन. फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन डेवलप होती है. सिमिलरली कंबस्शन इज़ द प्रोसेस जिसके नतीजे में हीट आती है. ठीक है, हीट पैदा होती है. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. हैंड इज़ टू क्लॉक. सिमिलरली स्टेप इज़ टू स्टेयरकेस. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. वाटर का जो है वो ड्रॉप होता है. ड्रॉप इज़ टू वाटर. सिमिलरली ग्रेन इज़ टू सैंड. इसी तरह पूरी जो रेत है उसके ग्रेन्स होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं. लेटस का कलर जो है वो ग्रीन होता है. लेटस इज़ टू ग्रीन. सिमिलरली स्ट्रॉबेरी इज़ टू रेड. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. रिवॉर्ड इज़ टू गुड एंड क्रिएटिव. रिवॉर्ड जो है वो गुड. पनिशमेंट इज़ टू बैड. आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, पनिशमेंट जो है वो बैड करने पे मिलेगी. एंटोनिम्स, इसके कुछ ऑपोजिट वर्ड्स जो उसने पूछे हुए एग्जामिनर ने. क्रिटिसाइज का मतलब होता है तनकीद करना. प्रेज का मतलब क्या है? तारीफ़ करना. डिसकर्टियस का मतलब होता है इम्पोलाइट होना, रूड होना. ठीक है, तो इसका एंटोनम क्या होगा? पोलाइट वर्ड. डिस्ट्रॉय का मतलब है तबाह कर देना. इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा बिल्ड करना, कायम करना. ड्राउजी का मतलब होता है स्लीपी, लेज़ी, लेथार्जिक. तो इसका अपोजिट मतलब होगा अवेक. बैरन का मतलब होता है बंजर, अनफ्रूटफुल. ठीक है, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? फ्रूटफुल. मिनिमाइज़ का मतलब होता है कम करना. इसका ऑपोजिट क्या होगा? मैक्सिमाइज़ करना, बढ़ाना. तो कुछ सवाल जो है वो सिनोनिम से रिलेटेड भी आए हुए थे कि हमने सिमिलर जो है अल्फाज के मुताबिक लिखने हैं. तो सिनोनिम में पहला सवाल है रिव्यू करना. रिव्यू का मतलब होता है एक दफ़ा से कंसीडर दोबारा से करना, उसको फिर से एक दफ़ा पढ़ लेना. तो रिकंसीडर इज़ दी करेक्ट आंसर. फिर है फिनिश. फिनिश का मतलब है ख़त्म करना, एंड करना. एंड इज़ द करेक्ट आंसर. प्लेंटीफुल का मतलब होता है अबंडेंस में कोई चीज़ होना, कसरत होना किसी चीज़ की. तो इसका मतलब है अबंडेंस. अबंडेंस इज़ द करेक्ट आंसर. डिप्लीट का मतलब होता है तोड़ तोड़ के थोड़ा कर देना, किसी चीज़ को टुकड़ों में डिवाइड कर देना, रिड्यूस कर देना. तो रिड्यूस इज़ द करेक्ट आंसर. कंबाइन का मतलब होता है जोड़ देना, ज्वाइन कर देना किसी चीज़ को. तो ज्वाइन इज़ द करेक्ट आंसर. इसके अलावा एक और पैसेज दिया गया था जिसमें से 4 क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड थे. इसको भी हम देख लेते हैं. ये पहला सवाल जो है प्योरली पैराग्राफ से रिलेटेड ही था. बाकी भी खैर उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसकी समझ नहीं आएगी. द ऑथर फील्स दैट स्ट्रेस. अब वो पैराग्राफ में कहानी लिखी होगी कि क्यों उसने जो है वो स्ट्रेस फील किया. बी इसका करेक्ट आंसर था. वो पैसेज मेरे पास नहीं है, इसीलिए आई एम अनएबल टू डिस्क्राइब दैट. हाउ डज़ द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल पिक्चर लाइफ विदाउट स्ट्रेस. ये भी उसी से रिलेटेड है. डल एंड अनएक्साइटिंग उसका आंसर था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड. अच्छा, अब ये चारों सवाल उस पैसेज में जिसने पढ़ा होगा उसी को समझ आ रहे होंगे. अब उसकी स्टोरी तो हमें नहीं पता. इसमें से बाकी के सवाल हम देख लेते हैं जो 84 के बाद के हैं. चूज़ द करेक्ट ट्रांजिशन वर्ड. जो करेक्ट इसमें ट्रांजिशन वर्ड है वो है इन स्पाइट ऑफ. ठीक है. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. शी ट्राइड डैश शी कुड नॉट सक्सीड. शी ट्राइड लेकिन शी कुड नॉट सक्सीड. उसने कोशिश की बट इज़ द करेक्ट आंसर, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी. Complete the sentence by placing accurate punctuation mark. What a terrible fire this is. तो इसमें जो exclamation mark है वो लगेगा इसमें. ठीक है, जो एक दफ़ा जो आपके अचानक
कोई ऑफुल सिचुएशन हो जाए, कोई एक्साइटिंग सिचुएशन हो जाए, तो ऐसी सिचुएशंस में हम इस तरह से एक्सक्लेमेशन अपनी फीलिंग का इजहार करते हैं, तो वहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ सिंटैक्टिकली करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो सेंटेंस करेक्ट है। इसमें आई सॉ अ बैगर इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें जो है वो वर्ब, नाउन, प्रोनाउन बाकी में सेंटेंसेस में उन्होंने आगे पीछे किए हुए हैं। राइट प्लूरल ऑफ मैंगोज़, तो इसमें दोनों करेक्ट आंसर हैं, मैंगोज़ ई एस के साथ भी और मैंगोज़ GOS के साथ भी। दिस इज़ मोर अमेरिकन और बाकी जो ये है ये ब्रिटिश वर्जन में चलता है, ठीक है। तो ये दोनों करेक्ट हैं। अली इज़ दैट बॉय वी हैव बिन लुकिंग फॉर ऑल द डे, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आपको पता है कि कंप्लीट जो आपके किसी चीज़ का नाम होता है उसको कहते हैं, तो प्रॉपर नाउन इसमें जो है वो अली है। यहाँ पे आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये तकरीबन 90 क्वेश्चंस थे हमारे 2021 के एग्ज़ाम में से SST के। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और यकीनन आपने इससे कुछ लर्न किया होगा। बाकी आपको आइडिया हो गया होगा कि एग्ज़ाम किस तरह से आता है। 65% आपका इंग्लिश का पोर्शन होता है, कुछ GK का होता है, कुछ जो है वो इसमें इस्लामियात का उर्दू का पार्ट होता है। तो आपने वो तमाम प्लेलिस्ट्स देखती रहनी है, जो मैं टाइम टू टाइम वीडियोस जो है वो शेयर करती रहती हूँ। GK की भी वीडियो शेयर की हुई हैं, इस्लामियात की भी की हुई हैं, उर्दू की भी तैयारी करवाई हुई है। तो वो प्लेलिस्ट देखें आप, इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि एग्ज़ाम की तैयारी में वो हेल्पफुल होंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।